अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मुर्तकिब बीजेपी से मुअत्तल शुदा गोशा महल के रुकन असेंबली मलून राजा सिंह के खिलाफ शहर और अजला में आज भी ज़बरदस्त गम व गुस्सा देखा गया। शहर के मुख्तलिफ मकामात के अलावा अजला से भी राजा सिंह के खिलाफ एहतजाज और पुलिस में गुस्ताख के खिलाफ सख्त कार्रवाई, उसे दोबारा गिरफ्तार करने और उस पर PD एक्ट नाफिज करने का मुतालबा किया गया। मुख्तलिफ नुमाइंदगियों पर आज भी शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिलखुसूस पुराने शहर में आज भी एहतजाजी मुजाहरों और नारेबाजी का सिलसिला जारी रहा। कल रात से आज शाम तक पुलिस को मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए कई मरतबा हल्की और भारी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। बाज़ मौक़ों पर पुलिस ने ज़बरदस्त लाठीचार्ज भी किया और बाज़ नौजवानों को हिरासत में लेने की भी इत्तलात मौसूल हुई हैं। पुराने शहर में शालीबंडा चौराहा एहतजाज का मरकज बन गया, जहां पर वक्फे वक्फे से नौजवान जमा होकर चौराहे पर ट्रैफिक को रोककर गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर रहे हैं और अपनी शदीद जज्बात का मुजाहरा कर रहे हैं। कल रात देर गए पुलिस ने कई मरतबा हल्की ताकत का इस्तेमाल करके नौजवानों को अपने घर वापस हो जाने की तरगीब देने की कोशिश की, लेकिन नौजवान वापस जाने तैयार नहीं थे। 2-3 मरतबा मामूली लाठीचार्ज किया गया, लेकिन नौजवान चौराहा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। सुबह के अवलीन सातों में नौजवान शालीबंडा चौराहे पर टायर्स जलाने और एहतजाज में शिद्दत पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने रैपिड एक्शन फोर्स की ताकत का इस्तेमाल करते हुए ज़बरदस्त लाठीचार्ज किया और शालीबंडा चौराहे को खाली करा दिया। अगर हम पूरे मामलात को देखें तो हैदराबाद में सूरत हाल मुकम्मल काबू में है और आज पुलिस ने शहर में अफरा तफरी का एक माहौल पैदा हो गया। पुलिस ने आज शाम 8 बजे तक सभी दुकान बंद कर देने के अहकाम दिए थे और पुलिस की गाड़ियों के सायरन बजाते हुए गुजरने से पुराने शहर में अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ और अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। बाज लोग ये समझ रहे थे कि अचानक कर्फ्यू लगा दिया गया, क्योंकि पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए दुकान बंद करने की हिदायत दे रही थी। वाज़ेह है कि शाम के वक्त से रैन बाजार पुलिस स्टेशन की जानिब से स्पीकर्स के जरिए ये ऐलान किया जा रहा था कि अपनी दुकानें 8 बजे से पहले बंद कर दें। सोशल मीडिया के जरिए और व्हाट्सएप के ग्रुप्स के जरिए वीडियोस भी वायरल होना शुरू हो गए कि कारोबारी इदारे 8 बजे बंद कर दिए जाएं। रात के औकात में नौजवान सड़कों या गलियों में ग्रुप्स बनाकर खड़े ना हो। ग्रुप्स की शक्ल में जमा होने और माहौल को खराब करने पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के ऐलान और बाजार अचानक बंद कराने से अवाम में सख्त तशवीश की लहर दौड़ गई। इस सिलसिले में आला ओहदेदारों से राब्ता करके तफसीलात हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन ओहदेदार बाजार बंद करवाने के बारे में तफसीलात बताने से खासिर थे। सबको आदाब। 2 दिन पहले एक हमारे कम्युनिटी को टारगेट करते हुए एक वीडियो निकाला। उसकी वजह से बहुत लोगों का दिल को तकलीफ हुआ, उनके ऊपर केस रजिस्टर किया और उनके ऊपर कार्रवाई चल रहा है। और ये जो हैदराबाद का यूथ है, जो जनता है, जो पीस लविंग है, उसको बर्बाद करने के लिए कॉन्स्पिरेसी थियरी जैसा लग रहा है। हमारा पुलिस साइड से एक गुजारिश है, अपील है सभी हमारा जनता को, इस कॉन्स्पिरेसी पे आप मत पढ़िए। ये जो भी रॉन्ग सेंटेंसेस हुए हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगा, लीगली कार्रवाई जो होना है वो होगा। और इसके लिए जो भी जितने भी लीगल एड और लीगल फैसिलिटी, जो लीगल फैकल्टीज है, जो सीनियर एडवोकेट्स है, उनको भी इंगेज किया जा रहा है ताकि बेस्ट पॉसिबल लीगल एक्शन उनके ऊपर जल्द से जल्द हो जाए। और हमारे साइड से एक गुजारिश है, ये यहाँ पे बहुत सारी अफवाह चल रहा है रैलीज या प्रोटेस्ट के बारे में, उसका कोई परमिशन नहीं है, अननेसेसरी। ये एक्चुअली सभी लोग ध्यान से देखना है, ध्यान से ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है। ये कॉन्स्पिरेसी है, आप लोग को इस वजह से वाला माहौल पे बना के एक केस वेस बनाने के लिए लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। उसके लिए हमारा साइड से साउथ पुलिस के साइड से, हैदराबाद सिटी पुलिस के साइड से सबको एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस कॉन्फ्रेंस पे आप मत फंसे और जो हमारा लीगल बुलेटिन्स रिलीज किया जाएगा उसी को आप बिलीव कर लीजिए। अननेसेसरी जो सोशल मीडिया पे कुछ भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको बिलीव मत कीजिए और कोई भी रैली या प्रेस का कोई भी परमिशन नहीं है। अननेसेसरी उसमें आके
ये उन लोग का जो चाल है उसमें मत फंसिए और हमारा साथ अभी तक दिया और आगे देने के लिए आपके ऊपर भरोसा है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक अर्जी पर समाअत करते हुए कहा कि अजान देने से दूसरे मज़ाहिब के लोगों के बुनियादी हुकूक पामाल नहीं होते। अदालत ने मसाजिद को लाउडस्पीकर पर अजान देने से रोकने का हुक्म सादर करने से इनकार कर दिया। ताहम अदालत आलिया ने मुतालिका अफसरान को लाउडस्पीकर से मुतालिक सूती आलूदगी के उसूलों को नाफिज करने और उनकी अमल आवारी की रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी। क़ायम मकाम चीफ जस्टिस आलोक आराधे की क़यादत वाली बेंच ने बेंगलुरु के रिहायशी मंजूनाथ एस हिलावर की एक मफादनामा की अर्जी पर समाअत करते हुए यह फैसला सुनाया। कर्नाटका हाईकोर्ट में दायर की गई अर्जी में कहा गया था कि अजान देना मुसलमानों की एक ज़रूरी रिवायत है, ताहम अजान की आवाज़ से दीगर मज़ाहिब के पैरोकारों को परेशानी होती है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हिंदुस्तान के आइन की दफ़ा 25 और 26 रवादारी के नज़रिए की अलामत है, जो तहजीब की खुसूसियत है। आइन की दफ़ा 25 एक लोगों को आज़ादाना तौर पर अपने मजहब पर अमल करने और उनकी तबलीग करने का बुनियादी हक फराहम करती है। अदालत आलिया ने मजीद कहा कि ताहम यह हक मशरूत है और अवामी बंदोबस्त, अखलाकियात, सेहत के मामले में आईन हिंद के हिस्से 3 के दीगर इल्तिजामात के तहत मज़कूरा पाबंदियों के तहत है। अदालत ने कहा कि इस दलील को कबूल नहीं किया जा सकता कि अज़ान की आवाज़ अर्जी गुजार के साथ दीगर मज़ाहिब के मानने वालों को हासिल बुनियादी हुकूक को पामाल करती है। ख्याल है कि कुछ महीने कबल कर्नाटका हुकूमत ने अजान और हनुमान चालीसा तनाज़े के बाद लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी करने के साथ रियासत के वज़ीर दाखिला अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा था कि उसकी अमल आवरी की सख्त निगरानी की जाएगी और किसी भी तरह की खिलाफ वर्जी के मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बिहार में 9 तश्कील शुदा महागठबंधन हुकूमत ने एतमाद का वोट 0 के मुकाबले 160 से जीत लिया, यानी हुक्मरान तबके के हक में मजमूई तौर पर 160 वोट पड़े और हिज़्ब मुखालिफ की हिमायत में एक भी वोट नहीं पड़ा। इसकी असल वजह यह है कि जब एतमाद का वोट डाला जा रहा था तो इससे पहले ही बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया। आज असेंबली में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने की वजूहात सभी के सामने रखी और मरकजी हुकूमत पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि उनके किसी भी मुतालबे को पूरा नहीं किया गया। अलावा नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि अगर 2024 में सभी मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ेंगे तो बीजेपी को पूछने वाला कोई नहीं होगा। नीतीश कुमार ने अपने खिताब के दौरान आरसीपी सिंह के बहाने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया और बीजेपी पर जनता दल यू को तोड़ने का इल्जाम आयद किया। वजीर आला ने कहा कि मैं एनडीए में दोबारा वजीर आला नहीं बनना चाहता था, बीजेपी ने दबाव बनाकर वजीर आला बनाया, मुझ पर वजीर आला के लिए सख्त दबाव डाला गया था। और जो ये लोग बात कर रहे थे, यही नंद एक बैठिए ना भाई, काहे के लिए कर रहे हैं? अरे भाई आप बताइए, आपके साथ कितना घूमते रहे हैं चुनाव से लेकर के सब जगह। प्लीज सुनिए ना मेरी बात, हम कहीं आप लोगों पर कुछ कह रहे हैं? हमको उस समय कहा गया कि नंद किशोर यादव जी को बनाएंगे, तब हमने कहा भाई नंद किशोर यादव तो हमारे पुराने मित्र हैं, साथी हैं, वो अगर बनेंगे तो ठीक बात है। लेकिन बाद में नंद किशोर यादव जी को भी नहीं बनाया, और बनाया आपको तो हम क्या करते? आप तो पहले थे मंत्री। लेकिन आप जरा बता दीजिए, जो रिजल्ट आया इस बार 2020 का, अब उस पर तो आप सब लोगों को मालूम है ना। आप आज उसका खाली 2020 का चर्चा करिएगा, याद करिए ना 2005 जब हम लोग एक साथ लड़े, 2005 के फरवरी में क्या वोट आया, और लास्ट तीसरी बार में हमको घोषित किए थे, तब तीसरी बार कितना वोट आ गया था हम लोगों को। और उसके बाद जब चुनाव हुआ 2005 में, तो क्या स्थिति हुई? 88 और 55, और उसका सरकार बनी और पूरा का पूरा काम किए हम लोग। और फिर क्या हुआ था 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो हम लोग कितना जीते थे? जेडीयू 20 और आप लोग बीजेपी 12। तो हम लोग तो सब करते रहे। 2010 में चुनाव हुआ, तब क्या हुआ? 115, अब आप भी 91, अब मिल करके लड़े, क्या हुआ बताइए? और आज सुन बैठो ना, तुम क्या जानते हो, बैठो। अरे जिस दिन पिताजी की मृत्यु हो गई और उस दिन पूरे पटना में मात्र 18% वोट हुआ था, और तब आप जीते थे, हम लोग आपके लिए काम कर रहे थे। और आपके पिताजी के साथ मेरा क्या संबंध पौराणिक है, और उनका डेथ हो गया, तुरंत हम लोग सरकार में आए, और उसके बाद आप ही को जब बनाया गया, बोलो मत, चुपचाप सुनो,
हम कितना प्रेम करते रहे, कितना सम्मान देते रहे। आज बीमारी बैठो ना यार, अगर देखो बोलना नहीं बोलना जरूर। बिहार असेंबली में आज नीतीश कुमार की क़यादत वाली अजीम इत्तेहाद हुकूमत को अक्सरियत साबित करने से कबल ही स्पीकर ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। असेंबली में जैसे ही कार्रवाई का आगाज हुआ, स्पीकर ने कहा कि उनके खिलाफ कई तरह के इल्जामात आयद किए गए और वो बहुत पहले ही इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन उन्हें इल्जामात का जवाब देना था। विजय सिन्हा ने कहा कि वो उसूलों के मुताबिक काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई है वो अजीम इत्तेहाद से ताल्लुक रखने वाले 9 अरकान असेंबली ने खत लिखकर असेंबली स्पीकर विजय सिन्हा का इस्तीफा मांगा था। तहाँ विजय सिन्हा ने कहा कि 9 में से 8 अरकान असेंबली के मकतूब उसूल और ज़वाबित के खिलाफ हैं। हम बाहर इस्तीफा नहीं देंगे, सदन की बात सदन में होगी और सदन कार्य संचालन नियमावली से बंधा है आसन। कार्य संचालन नियमावली के अनुसार सदन चलेगा, सदन की बात सदन में होगी। पहले भी कहे, आज भी कर रहे हैं, हम बाहर इस्तीफा नहीं देंगे, कल भी बोले। इसलिए जब सदन अब शुरू हो रहा है, सदन की बात सदन में होगी। आरजेडी ने कहा सदन में नहीं जाने देंगे, सीएम और डिप्टी सीएम आपसे मिलाए हुए थे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और बिहार विधानसभा की अपनी मर्यादा है। इस मर्यादा का पालन विधायिका पूरी तरह से करते रहे, जिससे हमारा उत्कृष्ट विधानसभा और उत्कृष्ट विधायक के पथ पर हम बेहतर ढंग से बढ़ सकें। नियम बता दिया आपने सीएम को, सीएम और डिप्टी सीएम से बात हुई, जो नियम था सदन की बात सदन में। तो क्या बातें हुई? शुरू की है, ये सब अच्छी परंपरा है, अब नहीं शुरू कर रहे हैं, इसको दे देना चाहिए। संविधान के और कार्य संचालन नियमावली के अनुसार मैं सारा काम कर रहा हूँ और आप लोग सरस्वती पुत्र हैं, अच्छी तरह से पूरे संविधान कार्य संचालन नियमावली को अध्ययन किए हैं और देख रहे हैं। अब पहले की भी प्रोसीडिंग आप लोग देखे हैं, क्या प्रावधान है। सदन में अध्यक्ष जाते हैं, सदन का संचालन प्रारंभ होता है, उसके बाद की प्रक्रिया का गवाह आप लोग बनेंगे। गुलदस्ता दिए, उसके बाद इस्तीफा दीजिएगा। सीएम गुलदस्ता दिए, हमने भी गुलदस्ता दिए। सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीमों ने चारशंबे के रोज मुल्क में 42 ठिकानों पर छापे मारे। सीबीआई की टीमों ने सिर्फ बिहार में ही आरजेडी के 5 कायदी समेत 25 ठिकानों के घरों पर छापे मारे। इनमें 2 राज्यसभा एमपीज के अलावा साबिक एमएलए और आरजेडी के फाइनेंसर अबू दुजानी भी शामिल है। टीम गुरुग्राम के एक मॉल भी पहुंची जो तेजस्वी यादव का है, इसे दुजाना की कंपनी बना रही है। इनके अलावा लालू यादव के करीबी और बालू सुभाष यादव इनका नाम बताया गया, इनके घर भी छापा मारा गया। ये मामला जमीन के बदले रेलवे में रोजगार घोटाले से जुड़ा है। आरजेडी ने बिहार में फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले इन छापों को बदले की कार्रवाई बताया है। उधर ईडी ने माइंस घोटाले में एक्शन लिया है। झारखंड में रांची, दिल्ली और तमिलनाडु में 17 जगहों पर ईडी की रेड आज मारी गई थी। बोला उसको जल्दी वहाँ आदमी लगाना होगा, बुझ जाएगा लीगल आ रही है। देखिए तस्वीरें जो कटिहार के जो राज्यसभा शासकीय जनता दल के राज्यसभा सांसद है अशफाक करीम, उनके पटना आवास से है, जहां सीबीआई की जो रेड है वो चल रही है। सारा पार्टी हमारा साथ है, बीजेपी से छोड़ के जो भी पार्टी हम लोग के साथ है। बहुमत हम लोग के पास है, दोनों सदन में बहुमत हम लोग के पास है। लेकिन सीबीआई जो चोरी किया उसको लौटाने के लिए डरने वाला नहीं है, हम लोग डरने वाला में से नहीं है। आज पहली बार नहीं हो रहा है छापेमारी, हमारा बिहार की जनता सब हमारा परिवार है।
बिहार की जनता पलुआर है, पलुआर देख रहा है बिहार की जनता। नहीं, वो बोल रहे हैं कि जो चोरी वो बोल रहे हैं कि जो चोरी किया है उसको लौटाना पड़ेगा, जो लोग चोर हैं उनको लौटाना पड़ेगा, बीजेपी बोल रही है। देश के वो लोग लूट लिया है। झारखंड के माइनिंग घोटाले में चाशमे को 16 ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड मारी है। वजीर आला हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के रांची में वाक़ई ठिकानों पर छापा मारा गया। प्रेम प्रकाश के घर से उनकी तिजोरी से 2 AK-47 राइफल बरामद की गई है। 60 कारतूस भी मिले हैं। इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। प्रेम प्रकाश के पुराने दफ्तर पर भी छानबीन जारी है। यह ऑफिस पिछले कुछ दिनों से बंद है। प्रेम प्रकाश के 11 ठिकानों पर रेड जारी है। प्रेम प्रकाश की झारखंड की सियासत में मजबूत पकड़ मानी जाती है। इससे पहले भी ईडी ने प्रेम को पूछताछ के लिए बुलाया था, हालांकि कुछ घंटे सवाल करने के बाद ईडी ने उन्हें छोड़ दिया था। इस कार्रवाई के बारे में मकामी पुलिस को भनक तक नहीं लगने दी गई। ईडी रांची में CAMK झा SN कंपनी की चार्टर्ड अकाउंटेंट अनीता कुमारी के घर भी कागज खंगाल रही है। लालपुर के जतिन चंद्रा रोड में वाक़े सिंह अपार्टमेंट में अनीता कुमारी का एक फ्लैट है, इसमें भी छापा मारा गया। महाराष्ट्र असेंबली में मॉनसून सेशन का आज 5वां दिन है। सेशन की शुरुआत बरसर इख्तिदार और अपोजिशन के बीच हंगामे से हुई। उद्धव ग्रुप और शिंदे ग्रुप के MLAs आपस में भिड़ गए। दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की भी की। असेंबली की सीढ़ियों पर अपोजिशन ने बरसर इख्तिदार पार्टी के खिलाफ नारे लगाए। उद्धव ग्रुप के MLAs ने शिंदे ग्रुप के लिए 50 खोके एकदम ओके का नारा लगाया। इस नारे के आड़ में शिंदे ग्रुप पर 50 करोड़ लेकर बिक जाने का इल्जाम लगाया गया। महंगाई और किसानों के मुद्दे उठाने और हुकूमत से जवाब मांगने के लिए NCP MLA गाजर लेकर पहुंचे थे। गाजर को लेकर भी दोनों ग्रुप्स के बीच छीना झपटी शुरू हो गई। दोनों पार्टीज के अहम कायदीन ने आगे आकर MLAs को खामोश करवाया। आम आदमी पार्टी ने चाशुम्बे के रोज भारतीय जनता पार्टी पर पार्टी में शामिल होने के लिए आम आदमी पार्टी के 4 MLAs को 20-20 करोड़ रुपए की पेशकश का इल्जाम लगाया। राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए MLAs को बीजेपी में शामिल न होने की सूरत में CBI और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए जांच की धमकी देने की बात भी कही। संजय सिंह ने कहा कि अजय दत्त, संजीव झा, सोमनाथ भारती और कुलदीप से बीजेपी कायदीन ने राब्ता किया। संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को धमकी देने की कोशिश की और अब दिल्ली के MLAs के बारे में वही हरबे अपनाए जा रहे हैं। वो MLAs को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंसियों की जानिब से उन्हें जेर तफ्तीश लाकर तहकीकात की धमकियां दी जा रही हैं। बहादुर साथी विधायकों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं दिल्ली की जनता और देश की जनता की ओर से कि इन्होंने साबित किया कि ये केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। देश के लिए, लोगों के लिए लड़ेंगे, दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की किसी धमकी, किसी बंदरघुड़ की, किसी जांच, किसी CBI और ED से ये लोग डरने वाले नहीं हैं। और भाजपाइयों, मैं तुमको बताना चाहता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने शिंदे और उनके विधायकों को धमकाकर तोड़ लिया होगा। आपने कर्नाटक के विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को धमकाकर तोड़ लिया होगा। आपने अरुणाचल में कांग्रेस के विधायकों को धमकाकर तोड़ लिया होगा। आपने उत्तराखंड में विधायकों को धमकाकर सरकार गिरा ली होगी। आपने मध्य प्रदेश में तोड़फोड़, खरीद फरोख्त, धमकी, जांच करके सरकारों को गिरा लिया होगा, तोड़ लिया होगा। एक बार बिहार में भी आपने डरा धमका के सरकार बना ली होगी। लेकिन ये दिल्ली है, देश की राजधानी है,
यहां पर अरविंद केजरीवाल को जनता ने प्रचंड बहुमत से चुना है। एक बार 67, एक बार 62 और पहली बार 28, 3 बार सरकारें बनाई हैं। कभी भी हमारा विधायक टूटा नहीं। जैसे मनीष सिसोदिया ने आपके नापाक इरादों को खुलासा कर दिया, ऐसे ही हमारे ये 4 माननीय विधायकों ने आज आपकी असलियत, आपके नापाक इरादे और आपकी कोशिश, सत्ता और पैसा का दुरुपयोग के बल के आधार पर प्रजातंत्र का चीरहरण कैसे होता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम साथी आपके सामने रखेंगे। राष्ट्रीय स्तर के भाजपा के नेताओं में से एक जो मेरे मित्र भी हैं, उनके मार्फत भाजपा के शीर्ष के नेताओं ने मेरे साथ एक प्रयास किया। कहते हैं कि या तो हमारे हो जाओ या फिर जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी के साथ ईडी और सीबीआई का फर्जी मुकदमा करा के आपकी दुर्गति करेंगे। कहते हैं कि 20 करोड़ रुपया आपके लिए तैयार है। कांग्रेस ने चारशंबे के रोज कहा कि वो 5 सितंबर से गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी मुहिम शुरू करेगी और उम्मीदवारों की पहली फेहरिस्त 15 सितंबर को जारी की जाएगी। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा कि गुजरात में बीजेपी और इख्तिदार मुखालिफ लहर है, लोग तब्दीली चाहते हैं, कांग्रेस पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेगी और हम फतेह हासिल करेंगे। राजस्थान के वजीर आला और गुजरात कांग्रेस के सीनियर मुबस्सिर अशोक गहलोत ने पार्टी के मंशूर में शामिल कुछ वादों का इश्तिराक किया और कहा कि अगर कांग्रेस इख्तिदार में आती है तो वो पुरानी पेंशन स्कीम को नाफिज करेगी, ज़राई सारिफीन को दिन के वक्त बिजली फराहम करेगी और शहरी इलाकों में इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को नाफिज किया जाएगा। You ask the people, wherever you ask the people, they are very much fed up with this government. 9 months before, they themselves proved that. 9 months before, they changed the entire cabinet, including Chief Minister. They changed the entire cabinet of the Gujarat. I saw that 2 days before, the minister lost the portfolio. Revenue and PWD minister lost the portfolio. What does it mean? They themselves are in an agreement that the government is totally corrupt and government is ineffective. Otherwise, what is the point of changing all the ministers? What is the point of changing the portfolio of 2 ministers just 3 months before the election? Before our ये मतलब दिन को बिजली दो, सुबह बिजली दो, रात को मत दो। ये हमारा नहीं चल रहा था, हमने 16 डिस्ट्रिक्ट में कर दिया है और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये मिसाल कर देंगे। उसी तरह पे यहाँ पे भी सरकार आएगी तो दिन को बिजली दी जाएगी किसानों को, जो भी पॉपुलर डिमांड है। 5 रुपए दे रहे हम लोग प्रति लीटर दूध के बोनस दे रहे हैं किसानों को, तो यहाँ भी 5 रुपए बोनस दिया जाएगा। इंदिरा गांधी के नाम से हमने जो नरेगा है, ये बहुत बड़ा क्रांति मेरे घर में उठाया हमने। नरेगा जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की हमने, जो नरेगा की तरह 100 दिन का रोजगार मिलेगा। मांग करनी चाहिए, राशन हम लोग उठा रहे हैं। हमने पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए, वहाँ पर हमारी
प्रबंधन इस प्रकार का है, अभी जो तीसरी में आ रही है, सोशल सिक्योरिटी में आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो महंगाई की मार हुई है, बढ़ गई है महंगाई, और साथ में कोरोना ने और ज्यादा मार कर दी है। पत्रिका मित्रों को मालूम हुआ क्योंकि नब्बे जा रही है, क्योंकि तनख्वाह कम हो रही है, उनकी तनख्वाह कम कर रहे, तो हालात भी बना रखे महंगाई के नाम पे या बेरोजगारी के नाम पे। तो उस स्थिति में राजस्थान सरकार पूरी तरह शिक्षित है और यह सरकार बनने के लिए हमारी टॉप प्रायोरिटी। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी तिब्बी मायने के लिए बैरून मुल्क जाएंगी। इस दौरान पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी उनके साथ होंगे। मंगल की रात देर गए ये इत्तला देते हुए कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह जयराम रमेश ने कहा कि सेहतियाब होने के बाद सोनिया गांधी वापस आने से पहले अपनी बीमार मां से मिलने जाएंगी और उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त करेंगी। सोनिया गांधी 4 सितंबर से पहले दिल्ली वापस आ जाएंगी। 4 सितंबर को पार्टी की जानिब से मुनक्किद महंगाई पर हल्ला बोल रैली से सोनिया गांधी खिताब करेंगी। कांग्रेस की आला तरीन पॉलिसी साज तंजीम कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक अहम मीटिंग 28 अगस्त को होगी, जिसमें पार्टी सदर के इंतखाबी प्रोग्राम के बारे में बातचीत की जाएगी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने 4 सितंबर को ट्वीट किया कि मीटिंग इतवार यानी 28 अगस्त को दोपहर 3:30 बजे बुलाई गई है। इस मीटिंग में कांग्रेस सदर के इंतखाब का प्रोग्राम तय किया जाएगा। पार्टी सदर सोनिया गांधी इजलास की सदारत करेंगी। इसके बाद सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ इलाज के लिए बैरून मुल्क जाएंगी और इटली में अपनी बीमार मां की आयादत के बाद वापस आएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी पार्टियों के मुफ्त वादों के खिलाफ लगी पिटीशन पर 4 सितंबर को 31 मिनट तक सुनवाई की। इसमें पार्टियों के मुफ्त वादों पर रोक लगाने की मांग की गई। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने केस को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच को भेज दिया। बेंच में 2 और जज होंगे। सुनवाई के दौरान पिटिशनर के वकील विकास सिंह ने कहा कि फ्री स्कीम्स तय करने के लिए रिटायर्ड जज की कमेटी बना दी जाए, जिस पर सीजेआई रमन्ना ने कहा कि जो शख्स रिटायर होने वाला होता है उसकी इस मुल्क में कोई वैल्यू नहीं होती। वाराणसी के ज्ञानवापी तनाज़े मामले में कोर्ट ने 12 सितंबर तक के लिए फैसला महफूज कर लिया है। दोनों पहलुओं की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट अब 12 सितंबर को फैसला सुनाएगी। ज्ञानवापी केस की सुनवाई के दौरान औरंगजेब की भी एंट्री हो गई। वादिनी खवातीन का कहना है कि ज्ञानवापी की जायदाद को वक्फ की जायदाद कहना एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। अगर औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद की जायदाद डोनेट कर दी थी तो वो डीड कोर्ट में पेश की जाए। इस मामले में मुस्लिम पहलू की जानिब से दलीलें पूरी होने के बाद आज हिंदू पहलू के इतराज पर जवाब दाखिल किया गया। केरला के बाद अब टोमेटो फ्लू का असर दीगर रियासतों में भी देखने को मिल रहा है। ये बीमारी छोटे बच्चों को अपनी जद में ले रही है, जिससे वालिदैन की फिक्र में इजाफा हो गया। कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स के बाद टोमेटो फ्लू को लेकर लोगों में खौफ देखने को मिल रहा है। इस बीमारी में 5 साल तक के बच्चे तेजी के साथ मुब्तला हो रहे हैं। जुलाई माह तक सिर्फ केरला के कोलम में ही 5 साल से कम उम्र के 82 बच्चे इसकी जद में आ चुके थे। अब ये इन्फेक्शन कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा और हरियाणा में भी फैल चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उड़ीसा में टोमेटो फ्लू से मुतासिर बच्चों की तादाद 26 है, जिनमें 1 से 9 साल की उम्र के बच्चे शामिल हैं। कुछ लोग टोमेटो फ्लू को कोविड-19 और मंकी पॉक्स से मुतालिक समझ रहे हैं। हालांकि माहिरीन तिब ने इस नजरिए को मुस्तरद कर दिया। लोगों के अंदेशों को दूर करने और टोमेटो फ्लू के तई बेदारी पैदा करने के लिए मरकजी वजारत सेहत ने एक बयान भी जारी किया, जिसमें कहा है कि टोमेटो फ्लू आमतौर पर हाथ, पैर और मुंह की एक बीमारी हो सकती है जो स्कूल जाने वाले बच्चों में आम है। ये वायरस सार्स-CoV-2, मंकी पॉक्स, डेंगू या चिकनगुनिया से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है। मरकजी वजारत सेहत ने इस सिलसिले में एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया कि हाल के रिपोर्ट्स ने इसे कोवैक्स के A17 होने का अंदाजा जाहिर किया, जो एंट्रोवायरस के ग्रुप से मुतालिक है। इस बीमारी को टोमेटो फ्लू की शक्ल में भी जाना जाता है। हुकूमत की तरफ से हाथ, पैर, मुंह की बीमारी के टेस्ट, रोकथाम और इलाज को लेकर गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।